तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी छतरी वाली को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए आपको मैं सुनाता हूँ छतरी वाली की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने परिवार के साथ लड़की देखने गया होता है, लेकिन लड़की वालों को जैसे ही पता चलता है कि लड़का एक कॉन्डोम फैक्ट्री में कॉन्डोम क्वालिटी टेस्टिंग करने का काम करता है, वो लड़के से रिश्ता जोड़ने से मना कर देते हैं। लड़का जैसे ही अपने काम के बारे में बताता था, उसकी शादी होते होते रह जाती थी, जिस वजह से वो परेशान होकर अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का सोच लेता है। कंपनी के मालिक रतन जी उसे ज्यादा तनख्वाह देकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो फिर भी नहीं रुकता। अब इसके बाद हम सान्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बच्चों को घर पर केमिस्ट्री पढ़ाती थी और उसे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी ताकि पैसे कमाकर वो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन को खुश रख सके और उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। एक दिन सान्या को कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, तो वो भाग भाग के बस पकड़ती है। उसको हांफता हुआ देखकर एक सभ्य लड़का जिसका नाम ऋषि होता है, वो अपनी सीट छोड़कर उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन सान्या को लगता है कि सुंदर लड़की देखकर लड़का छेड़ाछाड़ी कर रहा है, तो वो उसे खरी खोटी सुनाकर दूर खड़ी हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक बूढ़ी आंटी आती हैं, तो ऋषि उन्हें सीट दे देता है, जिसे देखकर सान्या को समझ आता है कि लड़का छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहा था, बल्कि सच में सीट देने के लिए पूछा था। इससे पहले कि वो अपनी गलती की माफी मांग पाती, ऋषि अपने गंतव्य पर उतर जाता है। ऋषि के परिवार में बड़े भैया थे, पिताजी थे, माँ थी और बड़े भैया की पत्नी यानी कि उसकी भाभी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मिनी होता है। ऋषि की एक दुकान थी जहाँ पूजा पाठ, शादी ब्याह या अंतिम संस्कार में लगने वाली सभी चीजें मिलती थीं और वही उस दुकान को चलाता था। ऋषि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो बड़े भैया ने ये दुकान खोलकर दे दी थी ताकि वो भी कुछ करे। और अच्छी बात यह कि पूरे करनाल में उनकी दुकान फेमस थी और खूब चलती थी। बड़े भैया एक स्कूल में बायोलॉजी के टीचर थे और उसी स्कूल में उनकी बेटी मिनी भी पढ़ती थी। अब एक दिन हम देखते हैं कि सान्या पतंग उड़ा रही होती है, वो भी पतंग में 2000 का नोट चिपकाकर। तो पतंग में चिपकी हुई वो 2000 की नोट रतन जी का बेटा देख लेता है, तो वो लंगड़ मार के पतंग खींच लेता है। बाप बेटा दोनों मिलकर धागे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो धागा नहीं टूट रहा होता। तभी वहाँ सान्या आ जाती है और उन्हें चीटर कहकर अपनी पतंग मांगने लगती है। रतन जी कहते हैं कि जो मंजा तुमने इस्तेमाल किया है उसे तोड़ के दिखाओ, अगर टूट गया तो पतंग और उसमें चिपका 2000 का नोट तुम्हारा, और अगर नहीं टूटा तो हमारा। सान्या मांझे में नींबू का रस लगाते हुए मांझे को आसानी से तोड़ देती है। अब बाप बेटे के अंदर ये जानने की चुल मचने लग जाती है कि जिस धागे को वो पूरा जोर लगाकर तोड़ने में जुटे हुए थे, वो इतनी आसानी से टूटा कैसे। सान्या केमिस्ट्री ग्रेजुएट थी, तो उसे सारे केमिकल्स के बारे में पूरी जानकारी थी, तो वो बताती है कि पूरे मांझे में पॉलीप्रोपिलीन नाम का केमिकल लगा दो तो मांझे की मजबूती बढ़ जाती है, इसलिए आपसे मांझा नहीं टूट रहा था। रतन जी उसके रसायन विज्ञान के ज्ञान से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि सान्या नौकरी की तलाश में है, पर उसे नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए घर पर ट्यूशन पढ़ाती है। रतन जी सोचते हैं कि उसे केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान तो है ही, तो वो उनके कंपनी में कॉन्डोम क्वालिटी टेस्टिंग का काम तो कर ही सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि लोग इस काम को करना नहीं चाहते थे, तो उन्हें डर था कि पूछने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा। पर अपने डर को काबू करके और हिम्मत दिखाते हुए वो सान्या से अपनी कंपनी में नौकरी करने का पूछ ही लेते हैं। सान्या एकदम गुस्से से तिलमिला उठती है और उनको मारने के लिए उतारू हो जाती है और अपनी नजरों के सामने से उन्हें भगा देती है। सान्या को ट्यूशन से थोड़े बहुत पैसे ही मिलते थे और जो इंटरव्यू उसने दिया था वहाँ से रिजेक्ट भी हो गई थी और घर पर कमाने वाली और सारी जिम्मेदारी उठाने वाली सिर्फ वही थी, तो सिर्फ पैसों के लिए वो कॉन्डम कंपनी में काम करने का सोच लेती है और पहुंच जाती है रतन जी के पास और डिमांड करती है कि उसकी सैलरी 50,000 होगी और ये भी शर्त रखती है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ काम करती है। रतन जी उसकी सारी बातें मान जाते हैं, लेकिन वो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं कि 1 साल तक वो वहीं पर नौकरी करेगी और उससे पहले छोड़कर नहीं जाएगी। बढ़िया सी मिठाई लेकर सान्या घर जाके माँ को खुशखबरी देती है कि उसे नौकरी मिल गई है, लेकिन वो झूठ बोलती है कि उसे एक अम्ब्रेला कंपनी में अम्ब्रेला टेस्टिंग करने की नौकरी मिली है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो सच बताएगी तो माँ उसे कभी भी ये काम करने
नहीं देंगी। अब अगले दिन रतन जी सान्या को पूरी फैक्ट्री दिखाते हैं और उसका काम समझाते हैं और अपनी दिक्कत बताते हैं कि हमारे कॉन्डोम्स पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि वो इस्तेमाल करते वक्त फट जाते हैं। काम को बारीकी से समझने और चीजों को देखने के बाद उसे समझ आता है कि जिस केमिकल से कॉन्डोम बनता है उसे सही ढंग से स्टोर करके रखा नहीं जा रहा, जिसके कारण हवा में आते ही वो रिएक्ट कर जाता है और केमिकल खराब हो जाता है और फिर कॉन्डोम भी खराब क्वालिटी के बनते हैं। ये समस्या वो रतन जी को बताती है तो वो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी गलती सुधार लेते हैं और अब अच्छी क्वालिटी के कॉन्डोम्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सान्या अपनी एक दोस्त की शादी में गई होती है जहां उसे ऋषि दिख जाता है तो वो उसके पास जाकर अपनी गलती की माफी मांग लेती है। शादी के माहौल में अक्सर अनजान लड़का लड़की में बातचीत शुरू हो ही जाती है तो ठीक वैसे ही इन दोनों में भी बातचीत होते हुए एक दूसरे के नंबर शेयर हो जाते हैं क्योंकि इस बातचीत में दोनों एक दूसरे के दिल को भा गए थे और दोनों के दिलों में प्यार वाले कनेक्शन के तार जुड़ना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उन दोनों की मिलने जुलने की भी शुरुआत हो जाती है और उनका प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों लोग अपने घर में अपने प्यार की कहानी बताते हुए शादी की बात भी कर डालते हैं और फिर बिना किसी रोक टोक के उनकी खुशी खुशी शादी भी हो जाती है। यहाँ आपको बता दूं कि सान्या ने ऋषि को भी सच नहीं बताया था कि वो क्या करती है, बल्कि वही झूठ बताया था जो उसने माँ से कहा था। अब वो रात आ जाती है जिसका ज्यादातर लोगों को इंतजार रहता है, यानी कि सुहागरात की रात। सान्या इशारों इशारों में बातें करते हुए ऋषि से छतरी, शेरवानी, रेनकोट यानी कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करने को कहती है। ऋषि कहता है कि मैंने पूरी जानकारी ले रखी है, एक्सीडेंट होने से पहले ही मैं यू टर्न लेके वापस आ जाऊंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सान्या उसकी बातों पर भरोसा करके बिना निरोध का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ संभोग करने को मान जाती है। अब अगले दिन हम भाभी को देखते हैं जो कि सर पर पट्टी बांधे हुए थी क्योंकि उनका सर बहुत दर्द कर रहा था और पैर भी काफी दर्द कर रहे थे। बड़े भैया जब उठते हैं तो पहले तो ये कहते हैं कि ये तो तुम्हारा रोज का है और फिर टॉन्ट मारने के बाद उनके पैर दबाने लग जाते हैं। 10 सेकंड पैर दबाने के बाद कहते हैं कि घर में नई बहू आई है तो आज कुछ अच्छा बना देना, और इतना कहते ही वो निकल जाते हैं। घर वालों को सान्या के काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी तो वो नाश्ता पानी करके अपने काम पर निकल रही होती है, लेकिन तभी बड़े भैया कहते हैं कि आज तुम्हें ऋषि तुम्हारे ऑफिस छोड़ देगा। सान्या कई बहाने बनाती है पर कोई भी बहाना काम नहीं आता और ऋषि उसके साथ आ जाता है उसे छोड़ने के लिए। सान्या असली वाली अम्ब्रेला कंपनी पहुंचकर वहां के वॉचमैन को कैसे भी पटाकर एंट्री ले लेती है ताकि ऋषि को लगे कि वो वहीं काम करती है। फिर उसके जाने के बाद वो उस जगह पहुंच जाती है जहां वो सच में काम करती थी और ये छोड़ने और झूठ बोलने का सिलसिला रोजाना चलने लग जाता है। सान्या का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी 3 महीने बाकी थे तो वो बस इंतजार कर रही थी कि जल्दी से ये दिन बीते और उसका झूठ बोलना खत्म हो। अब हम देखते हैं कि बड़े भैया क्लास जाते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन बोर्ड में लिखा देखते हैं कि संभोग की क्लास आ गई, मस्ती छा गई, जिसे पढ़कर उनका पारा गर्म हो जाता है और वो बच्चों पर खूब चिल्लाते हैं। बच्चों को रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाना था तो वो सभी लड़कियों को अलग क्लास में भेज देते हैं जहां उन लोगों को लेडी टीचर पढ़ाने वाली थी। बात यहाँ ये थी कि बड़े भैया लड़कों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा रहे थे और लेडी टीचर लड़कियों को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा रही थी। मतलब कि लड़कों को सिर्फ लड़कों में क्या पाया जाता है वो बताया जा रहा था और लड़कियों को लड़कियों में क्या पाया जाता है वो बताया जा रहा था, और वो भी ढंग से नहीं बल्कि घुमा फिरा कर पढ़ाया जा रहा था जो कि आधा अधूरा ज्ञान था। न लड़कों को लड़कियों के अंगों के बारे में बता रहे थे और न ही लड़कियों को लड़कों के अंगों के बारे में। बड़े भैया और बाकी सभी टीचर की ये सोच थी कि इस उम्र में बच्चों को ये सब पढ़ाना मतलब कि उनकी सोच को गंदी करना होता है और ये सब पढ़ने से बच्चे बिगड़ जाएंगे। एक बात ये भी थी कि मिनी उसी क्लास में पढ़ती थी तो शायद इसलिए बड़े भैया खुलकर नहीं पढ़ाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि पता नहीं उनकी बेटी क्या सोचेगी। बच्चे भले ही क्लास में अपने मन चाहे सवाल नहीं पूछ पा रहे थे, लेकिन एक जगह है जहां आप सवालों का हाँ या ना में जवाब देकर जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो मैं बात कर रहा हूं प्रोबो ऐप की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिर्फ यस और नो में अनुमान लगाना है। आपका जवाब सही निकला तो आप जीत सकते हैं कई सारे रिवॉर्ड्स। इसमें आपको क्रिकेट, मूवीज, यूट्यूब, क्रिप्टो हर तरह की कैटेगरीज मिलेंगी और आपका जिसमें इंटरेस्ट है उन्हीं क्वेश्चंस में अपना
ओपिनियन शेयर कर सकते हो। और इस ऐप को ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। चलो मैं आपको पठान मूवी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्या पठान मूवी सुपर हिट होगी? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हाँ, इसलिए मैं यहाँ पर यस को सेलेक्ट करूंगा और ज्यादा प्रॉफिट के लिए क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर देता हूँ। आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रोबो ऐप डाउनलोड करके। मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करने पर आप लोगों को 25 रुपए तक मिल सकते हैं, वो भी आपके अकाउंट में। बड़े भैया बहुत कड़क इंसान थे और घर में उनकी ही चलती थी। यहाँ तक कि पिताजी भी उनकी ही सुनते थे क्योंकि वही घर को संभालते थे, तो जो वो कहते घर में वही होता। अब एक दिन मिनी सानिया से रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाने के लिए कहती है क्योंकि अगले दिन उसका टेस्ट था और उसके पिताजी ये चैप्टर ढंग से पढ़ाते भी नहीं थे। सानिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाने लगती है तो मिनी कहती है कि इसे मत पढ़ाओ क्योंकि ये ऑप्शनल में आता है, तो अगर इसे नहीं पढ़ूंगी तो भी चलेगा। सानिया कहती है कि अगर ये बुक में है तो इसके होने की कुछ तो वजह होगी ही ना, और पूरी जानकारी होने से आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी में भी तो काम आएगा ही, इसलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि एक दिन भाभी अचानक से बेहोश हो जाती हैं और उनके योनि से खून बह रहा होता है। सानिया उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है तो उसे पता चलता है कि भाभी का 2 बार गर्भपात और 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और प्रेगनेंसी रोकने की दवा खा खा कर उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया है और अब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि वो दोबारा गर्भवती हो पाए, और अगर ऐसा हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। बड़े भैया कॉन्डोम को गंदी चीज मानते थे और उनका ये कहना था कि जो चीज घर में छुपा कर रखनी पड़े उसका इस्तेमाल ही क्यों करना, और खरीदने जाने पर बेइज्जती भी होती है, इसलिए वो बिना सुरक्षा के ही संभोग करते थे, जिसके चलते मिनी के होने के बाद भाभी 3 बार और गर्भवती हुई। लेकिन बड़े भैया को और बच्चे नहीं चाहिए थे, इसलिए भाभी उन्हें बिना बताए अबॉर्शन करवा देती थी क्योंकि गर्भवती होने से रोकने वाली दवाई खाने पर उन्हें और तकलीफ होती थी, इसलिए उन्होंने दूसरे रास्ते अपनाए ताकि बच्चा ना हो। कुल मिलाकर भाभी की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन बड़े भैया उनकी बात सुनते ही नहीं थे और बस अपनी ही चलाते रहते थे। बड़े भैया जब भाभी का हाल चाल लेने आते हैं तो सानिया उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर भाभी और उसकी सासू माँ उसे चुप रहने को कह देती हैं। मिनी अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे समझ आ रहा था कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के, और उसे डर था कि कहीं आगे चलकर वो अपनी माँ को खो न दे। सानिया को अब जाकर एहसास होता है कि जो वो काम कर रही है वो कोई मजबूरी वाला काम नहीं है, बल्कि वो कई जिंदगियां बचा रही है, इसीलिए अब वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर पूरे मन से काम करने में जुट जाती है। वो अपने मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा करके कॉन्डम को यूज करने के फायदे बताती है ताकि सभी उसका इस्तेमाल करें और कई दिक्कतों से बच सकें, क्योंकि कॉन्डम इस्तेमाल ना करने पर सबसे ज्यादा समस्याएं महिलाओं को ही होती है। ऋषि भी कॉन्डम इस्तेमाल नहीं करता था, तो सानिया एक फाइल बनाती है जिसमें की पूरी जानकारी लिखी हुई थी कि कॉन्डम इस्तेमाल ना करने के नुकसान क्या हैं और करने के फायदे क्या हैं, और अपने साथ वो कॉन्डम का पैकेट भी ले आती है। ऋषि कॉन्डम के पैकेट को देखकर ऐसे चौंकता है जैसे वो बम लाई हो और उसे उसकी बातें समझ नहीं आती, लेकिन सानिया उससे कह देती है कि अगर तुम्हें मुझसे करना है प्यार तो कॉन्डम को करो स्वीकार। ऋषि को इतना तो समझ आ जाता है कि बिना कॉन्डम के उसे वो प्यार तो नहीं मिलने वाला जो वो चाहता है, तो उस प्यार को पाने के लिए वो कॉन्डम खरीदने चला जाता है और हिचकिचाते हुए कैसे भी करके कॉन्डम खरीद ही लेता है और फिर उसे वो प्यार मिल ही जाता है जो वो चाहता था। और सानिया भी उस प्यार को बेसब्री से देने को तैयार बैठी थी, लेकिन कॉन्डम के साथ। उधर मोहल्ले की सारी आंटियां भी अपने पतियों को कॉन्डम इस्तेमाल करने को कह रही होती हैं और उसके बिना वो उन्हें परम सुख देने से इनकार कर देती हैं। मर्द और संभोग दोनों का हमेशा से काफी गहरा रिश्ता रहा है, कितना भी कंट्रोल कर लें पर संभोग पाने के लिए पूरी तरह से झुकने को तैयार हो जाते हैं। तो सभी मर्द पहुंच जाते हैं कॉन्डम खरीदने के लिए। दुकानदार सभी को समझाता है कि तुम्हारी पत्नियां तुम्हें अपने इशारों पे नचा रही हैं, तो तुम लोग अगर नाचना बंद कर दो तो वो लोग लाइन पर आ जाएंगी। दुकानदार की बात मानते हुए सभी मर्द अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने लग जाते हैं और उनकी बीवियां उन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं, पर वो फिर भी नहीं पिघलते। कई मर्द तो घर की मटर पनीर खाने के बजाय होटल की मटर पनीर खाने चले जा रहे थे, जिस बात से सारी बीवियां सीधा सानिया के ऊपर टूट पड़ती हैं, क्योंकि उसी ने सारा आइडिया दिया था जो कि अब उल्टा पड़ गया था। सभी महिलाएं फैसला करती हैं कि वो अपने मर्दों को बाहर का रसगुल्ला खाने नहीं देंगी, बल्कि उन्हें घर का
बना ही रसगुल्ला खिलाएंगी और जिस तरह उन्हें खाना पसंद है वैसे ही खिलाएंगी। सान्या ने जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी पर सब फेल हो गया। पर अब वो फैसला करती है कि वो ऋषि को अपने काम के बारे में सब कुछ सच बता देगी और शायद वो उसे समझने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो ऋषि को खुद से कुछ बता पाती, घर के बाहर मर्दों की भीड़ जमा हो जाती है जो कि एक अखबार लेकर खड़े होते हैं जिसमें कि सान्या की बड़ी सी फोटो छपी हुई थी और हेडलाइन में लिखा हुआ था कि करनाल को मिली पहली महिला कॉन्डम टेस्टर। वो लोग बड़े भैया से कहते हैं कि आपका परिवार तो बड़ा संस्कारी टाइप का है, लेकिन आपके घर की बहू ऐसे काम करके अश्लीलता फैला रही है। सान्या बड़े भैया को समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रही बल्कि भलाई का काम ही कर रही है, पर बड़े भैया उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। सान्या ऋषि की तरफ इस उम्मीद से देखती है कि वो उसको सपोर्ट करेगा, पर ऋषि को इस बात का बुरा लगा था कि उसने आज तक ये बात उससे छुपाए रखी और कभी भी सच नहीं बताया। तो उसे फील हो रहा था कि जैसे सान्या ने उसे धोखा दिया है। बड़े भैया फैसला करते हैं कि अब सान्या वो काम नहीं करेगी बल्कि मैं उसे अपने स्कूल में टीचर की नौकरी दिलवा दूंगा। सान्या अपना सामान पैक करती है और घर से निकल जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो कोई गलत या इल्लीगल काम नहीं कर रही और उसकी सोच सही है, बस बड़े भैया के देखने का नजरिया गलत है। माँ को जब ये बात पता चलती है तो वो सान्या को समझाती हैं कि तुमने नौकरी करी कोई बात नहीं, पर उसके पीछे अपना रिश्ता मत खराब करो। सान्या कहती है कि आज जो हम खुशी से जी रहे हैं वो सब इस नौकरी की कमाई से ही जी रहे हैं, इसलिए मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती और उस घर में मुझे ये नौकरी करने नहीं देंगे, इसलिए मेरा फैसला फाइनल है। अब हम देखते हैं कि रतन जी सान्या के घर आते हैं और बताते हैं कि फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर ने सान्या की फोटो और उसकी कहानी अखबार वाले को दे दी थी क्योंकि वो उससे जलता था। उनके साथ जो लड़का आया हुआ था वो कहता है कि जो बात आपने बताई है काश वो किसी ने बचपन में बता दी होती कि कॉन्डम ही समस्या का समाधान है तो बीवी को अस्पताल ले जाने की नौबत ही नहीं आती। ये सुनकर सान्या का दिमाग टनकता है और वो सोचती है कि मैं अब तक शोरूम को सजा रही थी लेकिन दिक्कत तो गोडाउन में है, यानी कि अगर बचपन से ही लोगों को सही शिक्षा मिले तो ऐसी दिक्कतें कभी आएंगी ही नहीं। वो तुरंत स्कूल जाकर प्रिंसिपल से प्रार्थना करती है कि क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ाया जाए और परीक्षा में उससे जुड़े ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाएं ताकि पढ़ना जरूरी है समझकर टीचर उस चैप्टर को पढ़ाएं और बच्चे उसे पढ़े भी। स्कूल के प्रिंसिपल कोई बहुत अच्छे ख्यालात के नहीं थे बल्कि बड़े भैया की तरह ही सोच रखने वाले इंसान थे, तो वो सान्या की एक भी बात नहीं सुनते और उसे भगा देते हैं। सान्या ने तो ठान लिया था कि वो कैसे भी करके बच्चों को सही और पूरी जानकारी देकर रहेगी, तो वो माँ और छोटी बहन की मदद लेते हुए स्कूल के सामने खाली पड़े मैदान में अपना टेंट लगा लेती है ताकि बच्चे उसके पास पढ़ने आएं और अपने दिमाग में चल रहे हर सवाल का सही जवाब पा सके। अब एक दिन एक बच्चा छुप छुपाकर सान्या के पास आता है और हिचकिचाते हुए पूछता है कि किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं क्या। सान्या मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उस लड़के के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है कि चलो बच गया, क्योंकि शायद उसने अपनी महिला मित्र को किस कर लिया होगा और सोचा होगा कि अब तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब सान्या के पास कई सारे बच्चे आने लग जाते हैं अपने सवालों के जवाब पाने के लिए, क्योंकि उन्हें स्कूल में तो उनके सवाल के जवाब मिलते नहीं थे। बच्चे सान्या से बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बड़े भैया आ जाते हैं और बच्चों को डांट फटकार के भगा देते हैं। बड़े भैया कहते हैं कि ये सारी बातें 14-15 साल के छोटे छोटे बच्चों को बताने लायक नहीं है। गाड़ी चलाने का, वोट डालने का अधिकार 18 साल के बाद मिलता है, यहाँ तक कि शराब पीने का अधिकार 25 साल के बाद मिलता है, क्योंकि उससे पहले बच्चों में नियंत्रण नहीं होता, समझदारी नहीं होती, और तुम हो कि उन्हीं बच्चों को बच्चा पैदा करने की विधि समझा रही हो। सान्या कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन बच्चों में ना तो समझ है ना नियंत्रण, पर शरीर में बदलाव तो 12-13 साल की उम्र से ही शुरू हो जाते हैं, तो आप वो तो नहीं रोक सकते ना। तो जाहिर सी बात है कि अचानक इतने बदलाव देख के इन बच्चों में भी क्यूरियोसिटी जागेगी और इसी क्यूरियोसिटी में वो झटपटाएंगे और खुद से सभी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी उम्र में उन्हें ये सब सिखाया जाए तभी बेहतर होगा, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो गलतियां करेंगे, लेकिन अगर सीखेंगे तो
गलती और गलत दोनों से बचेंगे। ये आज की जरूरत है, इसलिए मैं तो पीछे नहीं हटने वाली और बच्चों को पढ़ाऊंगी। सानिया द्वारा इतना समझाने के बाद भी बड़े भैया को अकल नहीं आती और वो सानिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत करके उसे जेल भिजवा देते हैं। ऋषि के अंदर नाराजगी बनी हुई थी क्योंकि उसने उससे सच्चाई छुपाई, पर उससे प्यार भी बहुत करता था। तो जब उसे पता चलता है कि बड़े भैया ने उसे जेल भिजवा दिया है तो वो उसे छुड़ाने के लिए जाने लगता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि वो जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। बड़े भैया ऋषि को रोकने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि वो तो गंदगी फैला ही रही है और अब तुम भी उसका साथ देने जा रहे हो। भूलो मत कि ये दुकान और ये काम सब मैंने तुम्हें दिया है। ऋषि पहले तो उन्हें शुक्रिया कहता है उसके लिए हर चीज करने के लिए, और फिर दुकान की चाबी और पैसा त्याग करके सानिया को छुड़ाने जाने लगता है। तभी बड़े भैया पीछे से कहते हैं कि तुम जैसे 12वीं फेल को कहीं भी काम नहीं मिलेगा। ऋषि कहता है कि हाथ पांव मारकर कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा, और 12वीं फेल तो मैं हूँ पर अनपढ़ तो आप रह गए। ऋषि सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सानिया से मिलकर माफी मांगता है, क्योंकि जब खुशियां मिल रही थी तब वो उसके साथ था, लेकिन जब वाकई में उसे उसके साथ की जरूरत थी तो वो उसके साथ नहीं था। पर अब वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने को तैयार था। जेल से निकलने के बाद ऋषि और सानिया वहां जाते हैं जहां सानिया ने टेंट लगाया हुआ था पढ़ाने के लिए। तो देखने को मिलता है कि वो अब बारिश में पूरा खराब हो चुका है। तभी वहां छतरी लेकर वो सभी बच्चे आ जाते हैं जो सानिया से पढ़ते थे और उसे बारिश से बचाने लगते हैं, यानी कि ये इशारा था कि आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। अब हम देखते हैं कि बड़े भैया सो रहे होते हैं और उन्हें आवाजें सुनाई पड़ती हैं कि कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा रहा है। तो उनकी नींद खुल जाती है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो गार्डन में बच्चे बैठे हुए थे और सानिया उन्हें पढ़ा रही थी और ऋषि उसके साथ खड़ा था और उसके माता पिता भी वहीं बैठे हुए थे। बड़े भैया अपना वही रवैया दिखाते हुए सब पर चिल्लाने लग जाते हैं और सभी को भगाना शुरू कर देते हैं। तभी मिनी खड़े होकर अपने पिता से कहती है कि जो माँ के साथ हो रहा है वो सब मुझे समझ में आता है, और जब माँ हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर मेरी शादी के बाद मुझे भी इसी कारण के लिए हॉस्पिटल ले गए तो तब आपके ऊपर क्या बीतेगी? क्या तब आपको डर नहीं लगेगा क्या पापा? मूवी को खत्म करना था तो बेटी की इन बातों से अचानक बड़े भैया का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो मिनी को गले लगाकर ये इशारा दे देते हैं कि अब उनकी आंखें खुल गई हैं और उन्हें सब समझ आ गया है। बड़े भैया भाभी के साथ जो करते आ रहे थे उस चीज के लिए उनसे भी माफी मांगते हैं और अब उनके बीच भी सब सही हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अब सभी बच्चों के परिवार वालों में बदलाव आ गया है और सब बच्चों के साथ ही पढ़ाई करने बैठ गए हैं और बड़े भैया बिना शर्माए और बिना हिचकिचाए सभी को पढ़ा रहे हैं। महिलाओं और मर्दों ने खुलकर कॉन्डोम के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया है और अब ज्यादातर लोग उसका इस्तेमाल भी करने लगे हैं। मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि 10 में से केवल 1 मर्द ही कॉन्डोम का इस्तेमाल करता है। 10 में से 4 महिलाएं दवाइयां खाती हैं अपनी प्रेगनेंसी रोकने के लिए, और इंडिया में अभी सिर्फ 5.6% लोग ही कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बाकी लोग करते ही नहीं। हमें उन महिलाओं को भी दिखाया जाता है जो वाकई में कॉन्डोम फैक्ट्री में काम करती हैं, जिन्हें वहां काम करने में कोई शर्म नहीं और अपने काम से बहुत खुश हैं। और फिर इसी जानकारी को देते हुए मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म के जरिए जो हमें मैसेज देने की कोशिश करी गई है वो साफ साफ आपको समझ आ ही गया होगा कि संभोग करते समय कॉन्डम का इस्तेमाल करें ताकि अनचाही प्रेगनेंसी और HIV एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से आप बच सकें। कॉन्डम का इस्तेमाल करने के लिए महिलाओं पर ज्यादा जोर इसलिए डाला जाता है क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होने पे महिलाओं को ही सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए मर्दों को समझना चाहिए कि आप जिससे प्यार करते हैं वो सुरक्षित रहे और उसे कभी कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए उन्हें निरोध का इस्तेमाल करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि कॉन्डम का इस्तेमाल करने से बदन नहीं मिलता, पर भैया जब आपको एड्स हो जाएगा या अनचाही प्रेगनेंसी हो जाएगी और पैसे ना होते हुए भी बच्चे पालने पड़ेंगे, तब बदन से बदन मिलाने के सारे अवसर ही खत्म हो जाएंगे। तो बेहतर है कि पहले समझ लें कि कॉन्डम मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है। कई लोगों का मानना है कि निरोध पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहता, इसीलिए वो इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि निरोध पूरी तरह से सेफ नहीं होता, तो आप भी
मशीन की तरह चालू मत रहिए, बल्कि बीच बीच में ध्यान देते रहिए और जब लगे कि गाड़ी टकराने वाली है तो तुरंत ब्रेक मार दीजिए। ये सब समझदारी की बातें हैं जिसे समझकर आप आने वाली काफी मुसीबतों से बच सकते हैं और ये समझदारी आपका नुकसान नहीं कराएगी बल्कि आपके जीवन में दुख लाने से रोकेगी और पैसे भी बचाएगी। हमारे टाइम में भी रिप्रोडक्शन चैप्टर को सही से नहीं पढ़ाया गया और हमें भी आधी अधूरी जानकारी थी जिसके चलते हम क्लास में मजे लेते थे, लेकिन किसी टीचर ने ये नहीं सिखाया कि ये मजाक मस्ती वाली बातें नहीं हैं बल्कि वो बातें हैं जो आगे चलकर आपकी पूरी जिंदगी में काम आएंगी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर स्कूल में बच्चों को रिप्रोडक्शन चैप्टर सही से पढ़ाना चाहिए और सब कुछ बताना चाहिए ताकि वो समझ सके कि गलत क्या है और सही क्या है। जितना आप बच्चों से छिपा कर रखते हैं उतना ही वो खुद से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं 14-15 बरस का था तो मुझे लगता था कि लड़कियां लड़कों की तरह कहीं भी ऐसे ही रास्ते में सुसु नहीं कर सकती, इसीलिए वो पैड का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन फिर जब इंटरनेट हाथ लगा और खुद से चीजें जानना शुरू की तब समझ में आया कि अच्छा तो इसलिए पैड यूज होता है। और एक तो पैड के ऐड में अलग ही कहानी बताते हैं कि लड़की उड़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, दौड़ना चाहती है, इसलिए इस्तेमाल करें हमारे पैड। पैड यूज करने की मेन वजह क्या है वो तो बताते ही नहीं। अब पता नहीं कि स्कूलों में बदलाव आया है या नहीं, अगर आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मूवी को देखने पर ऐसा लगा जैसे मैंने नए डायलॉग और नए चेहरों के साथ 2021 में आई जनहित में जारी मूवी देख ली है, क्योंकि पूरी कहानी हूबहू वैसी ही थी। अगर आपको यकीन न हो तो आप मेरे चैनल पर जनहित में जारी मूवी का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और उस वीडियो में भी मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड बातें करी हैं। मुझे लगता है कि कॉन्डम लेने से ज्यादा शर्म तो गर्भ निरोधक गोलियां खरीदने में आनी चाहिए, क्योंकि उससे तो और पता चलता है कि आपने संभोग किया और अब आपको बच्चे नहीं चाहिए। और एक मजे की बात आपको बताऊं तो भले ही आपको इस बात पर यकीन ना हो, पर अभी भी कई लोगों को ये लगता है कि किस करने से बच्चा हो जाता है। तो जानकारी का इतना अभाव है कि इस चीज की शिक्षा मिलना जरूरी है। सिंपल सी बात यह है कि जिसको जो करना है वो करेगा ही। आप बस अपनी तरफ से समझा सकते हैं कि हर चीज करने की एक उम्र होती है, पर बच्चे को जो करना होगा वो क्यूरियोसिटी में या जवानी के जोश में ट्राई करने की कोशिश जरूर करेगा। तो कम से कम उसे पता होना चाहिए कि अगर वो कोई गलती करता है तो आगे चलकर उसे किस तरह की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है और क्या गलत कदम उठाने से उसकी और उसके साथी की जिंदगी खराब हो सकती है। माँ बाप का फर्ज होता है समझाना और सही क्या गलत क्या ये बताना, बाकी हर समय उसके ऊपर नजर तो नहीं रख सकते। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चों के ऊपर कभी मुसीबत ना आए, पर अब ऐसा भी नहीं कि मुसीबत ना आए उसके लिए आप उसे घर पर ही बांध कर रखो। उसे समझाओ कि क्या कैसे चीजें होती हैं और पढ़ने लिखने भेजो। खुद समझदारी आएगी तो खुद से ही समझेंगे कि उनकी कहाँ तक लिमिट है, जिसे क्रॉस किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में मौजूद सभी कलाकारों ने अपनी अदाकारी का काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए बढ़िया काम किया है। बस एक बात समझ नहीं आ रही है कि ZEE5 वालों ने 2021 में हेलमेट मूवी दिखाई, फिर 2022 में जनहित में जारी मूवी दिखाई और अब 2023 में छतरी वाली मूवी दिखाई। तीनों में ही सेम टॉपिक है कि कॉन्डम का इस्तेमाल करो। तो मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा तो ZEE5 वालों ने जिम्मा उठा लिया है सभी को जागरूक करने का। अब देखना ये रहेगा कि 2024 में ये इसी टॉपिक को लेकर किस नाम से मूवी निकालेंगे। आप जरा अंदाजा लगा के बताइए कि अगली मूवी का नाम क्या हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं अपनी जवान जनता से कहना चाहूंगा कि भावनाओं में बहकर सब कुछ ट्राई करने के चक्कर में ये ना भूल जाएं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो दोनों ही फंसोगे। इसलिए लड़की और लड़का दोनों को ध्यान रखना है कि अगर एक दूसरे की गहराइयों में डूबना है तो पूरी तैयारी के साथ डूबें, वरना ऐसे डूबे तो आप डूब ही जाएंगे और फिर बचने के लिए झटपटाते रह जाएंगे। तो ये था एक्सप्लेनेशन छतरी वाली मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।